हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एजुकेशन सर्किल। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था का लेक्चर नंबर 6। आज का जो क्लास होगा चैप्टर का सॉलिड स्टेट का ये अंतिम क्लास होगा। इसमें इस वीडियो में आपका ये चैप्टर जो होगा पूर्ण रूपेण खत्म हो जाएगा इस लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलीय दोष। क्रिस्टलीय दोष क्या होते हैं इसके बारे में, और इससे पहले का सारे टर्म हम पढ़ चुके हैं पहले के वीडियो में, पहले के लेक्चर में। तो आज की क्लास की शुरुआत हम लोग करेंगे क्रिस्टलीय दोष। और पिछले लेक्चर तक आप लोग पढ़े थे त्रिज्यानुपात और समन्वय संख्या में संबंध। यहाँ तक पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके थे। आज जो पढ़ने वाले क्या पढ़ने वाले हैं, क्रिस्टलीय दोष के बारे में, क्रिस्टलीय डिफेक्ट के बारे में, क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में। ये क्रिस्टलीय दोष क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सब जानते हैं। इसका जो डिफिनेशन दिया गया है, क्रिस्टल के अवयवी कणों की व्यवस्था। क्रिस्टल के अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो नियमित एवं त्रिविमीय होता है। क्रिस्टल के अवयवी कण की जो व्यवस्था है, पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, नियमित रूप से होते हैं, रेगुलर होते हैं और 3 डायमेंशनल शेप में होते हैं, त्रिविमीय होते हैं ना। यदि किसी कारणवश क्रिस्टल की व्यवस्था में अनियमितता उत्पन्न होती है ना, उसकी बिंदु में उसकी व्यवस्था में क्या होती है, अनियमितता उत्पन्न होती है, तो उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय दोष कहते हैं। ठीक है, और ये दोष जो होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार से होते हैं। लिखा गया क्रिस्टलीय दोष मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, सबसे पहला बिंदु दोष, दूसरा क्या है, रेखीय दोष। सबसे पहला बिंदु दोष जिसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स, दूसरा है रेखीय दोष जिसको बोलते हैं लीनियर डिफेक्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे इसके बारे में, बिंदु दोष के बारे में। तो जानते हैं बिंदु दोष क्या होता है। ठीक है, बिंदु दोष ने पॉइंट डिफेक्ट्स। चलिए इसके बारे में जानते हैं। कहता है यदि किसी क्रिस्टल के जालक बिंदु में, ठीक है, यदि किसी क्रिस्टल के जालक बिंदु में अनियमितता के कारण दोष उत्पन्न होता है। क्या बोला, यदि किसी क्रिस्टल में के जालक बिंदु ना, जालक बिंदु का लैटिक्स पॉइंट में क्या होता है, लैटिक्स पॉइंट में अनियमितता के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं ना। उसके जालक स्थान पर से ना, जालक क्या होता है आपको बताए थे, काइसल का जालक बिंदु ना, वहां से कण में क्या होता है, अनियमितता उत्पन्न हो, उसी को क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। देखिए बिंदु दोष के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स यानी कितने प्रकार के बिंदु दोष होते हैं। बिंदु दोष तो होते हैं, बिंदु दोष मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है स्टैइक्योमेट्रिक दोष, स्टैइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। दूसरा है नॉन स्टैइक्योमेट्रिक दोष, नॉन स्टैइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। ये 2 प्रकार के होते हैं बिंदु दोष। तो सबसे पहले पढ़ेंगे स्टैइक्योमेट्रिक दोष। ठीक है, अब स्टैइक्योमेट्रिक दोष क्या होता है, चलिए स्टैइक्योमेट्रिक दोष आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए इसको देखते हैं, इसको समझते हैं स्टैइक्योमेट्रिक दोष क्या है। कहता है वैसा क्रिस्टलीय दोष जिसमें दोष के पूर्व, क्या बोला, वैसा क्रिस्टलीय दोष जिसमें दोष के पूर्व कहने का मतलब क्या, दोष से पहले ना एवं दोष के पश्चात में क्या होता है, बाद, दोष के बाद धनात्मक एवं ऋणात्मक परमाणुओं का अनुपात ना, धनात्मक एवं ऋणात्मक परमाणुओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं, स्टैइक्योमेट्रिक दोष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्टैइक्योमेट्रिक दोष। फिर से सुन लीजिए, इसका जो परिभाषा है, वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसमें दोष के पूर्व मतलब क्या, दोष से पहले और दोष के बाद क्या होना चाहिए, धनात्मक और ऋणात्मक जो परमाणु है उसका अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ना। जितना धनात्मक होगा उतना ही ऋणात्मक होगा। जब बराबर होगा तो उसे क्या बोलेंगे, स्टैइक्योमेट्रिक दोष। और स्टैइक्योमेट्रिक दोष भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। स्टैइक्योमेट्रिक दोष भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। वो होते हैं शॉर्टकी दोष, दूसरा है फ्रेंकेल दोष। ठीक है ना, शॉर्टकी दोष, फ्रेंकेल दोष, ये 2 प्रकार के होते हैं। शॉर्टकी दोष नहीं, शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, चलिए सबसे पहले शॉर्टकी दोष को समझेंगे, उसके बाद फ्रेंकेल दोष को समझेंगे। चलिए शॉर्टकी दोष को देखते हैं। वैसा स्टैइक्योमेट्रिक, शॉर्टकी दोष जो किसका प्रकार है, स्टैइक्योमेट्रिक क्रिस्टलीय दोष का प्रकार है। बोलेंगे इसका परिभाषा, वैसा स्टैइक्योमेट्रिक क्रिस्टलीय दोष जिसके जालक बिंदु से
समान संख्या में धनात्मक एवं ऋणात्मक, इस समान संख्या में, समान बराबर संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक परमाणु क्या होते हैं? विलुप्त। क्या होते हैं? विलुप्त होता है। विलुप्त मतलब क्या होता है? गायब हो जाता है ना, उसे क्या कहते हैं? शॉर्टकी दोष कहते हैं। और शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में क्या होती है? कमी होती है। समझा रहे हैं किस प्रकार से कमी होगा, इसलिए एक बार फिर समझ लीजिए। हमने क्या बोले? वैसा स्टैइकोमेट्रिक क्रिस्टलीय दोष जिसके जालक बिंदु से समान संख्या में, जिसके जालक बिंदु से समान संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक परमाणु, जितना धनात्मक गायब होगा उतना ऋणात्मक गायब होगा। समान संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक परमाणु क्या होते हैं? विलुप्त होते हैं, गायब हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? शॉर्टकी दोष। और शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल घनत्व में क्या होती है? कमी आ जाती है। मान चलिए किसी भी जालक बिंदु से कोई कण गायब हो जाएंगे तो वहाँ का स्थान क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। तो जब खाली होगा इस वजह से क्या होगा? उस घनत्व में कमी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिगर बना हुआ, ये आपका क्या है? जालक बिंदु है, इस प्रकार से बना हुआ। देखिए समझाते हैं। यहाँ पे कण लिया गया है, एक कण जो आपका धनात्मक है, A प्लस धनात्मक कण, यहाँ लिखा गया B माइनस ऋणात्मक कण, फिर लिया गया A प्लस धनात्मक, फिर B माइनस ऋणात्मक। उसी प्रकार जब A प्लस है यहाँ पे क्या आ जाएगा? B माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? A प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? B माइनस आएगा ना, यहाँ पे B माइनस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? A प्लस। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए B माइनस है तो क्या आ जाएगा? A प्लस आ जाएगा, B माइनस आएगा, फिर A प्लस आएगा और यहाँ पर क्या देखिए? B माइनस आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोला? समान संख्या में यहाँ से क्या गायब हो रहा है? यहाँ से B माइनस ऋणात्मक परमाणु गायब हो रहा है। यहाँ से क्या गायब हो रहा है? ऋणात्मक परमाणु। यहाँ से क्या गायब हो गया? ऋणात्मक परमाणु गायब हुआ। और देखिए यहाँ इसके जालक बिंदु से क्या गायब हुआ? धनात्मक परमाणु। यहाँ से क्या गायब हो रहा है? धनात्मक परमाणु। यानी एक धनात्मक और एक ऋणात्मक परमाणु। यहाँ से गायब हुआ आपका ऋणात्मक परमाणु और यहाँ से गायब हुआ आपका धनात्मक परमाणु। इस समान संख्या में एक ऋणात्मक और एक धनात्मक ना, समान संख्या में क्या हो गया? विलुप्त हो गया, यानी गायब हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया? गायब हो गए धनात्मक परमाणु। यहाँ से क्या गायब हुए? धनात्मक परमाणु। तो किस संख्या में गायब हुए? समान संख्या में। तो इस प्रकार जो दोष उत्पन्न इसमें होगा, किस प्रकार का दोष उत्पन्न होगा? शॉर्टकी दोष उत्पन्न होगा। इसी दोष को क्या बोलते हैं? शॉर्टकी दोष बोलते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट बोलते हैं। और इस दोष के कारण ही क्रिस्टल के घनत्व में क्या आ जाते हैं? कमी आ जाता है। क्यों कमी आएगा? क्योंकि एक कण ऋणात्मक कण यहाँ से गायब हो गया और यहाँ से कौन सा कण? धनात्मक कण गायब हुए। जब यहाँ से इस जालक संरचना से जब दो कण बाहर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, इस दोष का जो घनत्व होगा, डेंसिटी होगा इस जालक बिंदु का, क्या होगा? इसमें कमी आ जाएगा। चलिए आई होप क्लियर है आपका ये शॉर्टकी दोष। जैसे में इसका एग्जांपल हो गया NaCl सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। जैसे इसमें रखना है NaCl को जब तोड़ते हैं क्या हो जाएगा? Na प्लस, यहाँ पे Cl माइनस, इस प्रकार से Na प्लस Cl माइनस, इस प्रकार से इसमें कण को रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट होगा दूसरा आपका क्या है? फ्रेंकेल दोष। क्या है? फ्रेंकेल दोष, फ्रेंकेल डिफेक्ट्स। इसमें बोला वैसा स्टैइकोमेट्रिक क्रिस्टलीय दोष, वैसा स्टैइकोमेट्रिक क्रिस्टलीय दोष जिसके जालक बिंदु से, वैसा स्टैइकोमेट्रिक क्रिस्टलीय दोष जिसके जालक बिंदु से धनात्मक परमाणु निकलकर, इसमें गायब नहीं होता है, इसमें क्या होता है? धनात्मक परमाणु निकलकर क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान में जाकर क्या होता है? फंस जाता है। इस प्रकार जो दोष उत्पन्न होता है, इस दोष को ही क्या कहते हैं? फ्रेंकेल दोष कहते हैं। शॉर्टकी में क्या होता था? धनात्मक और ऋणात्मक परमाणु क्या होते? विलुप्त हो जाते थे, गायब हो जाते थे। लेकिन फ्रेंकेल में क्या होते? कण गायब नहीं होते हैं, यहाँ जालक बिंदु से निकलकर और उसके जालक संरचना में यानी अंतराकाशीय स्थान में ही क्या होता है? फंस के रह जाता है। इस प्रकार जो दोष उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं? फ्रेंकेल दोष कहते हैं। चलिए इसको देखते हैं। कहता है वैसा स्टैइकोमेट्रिक क्रिस्टलीय दोष जिसके जालक बिंदु से धनात्मक परमाणु निकलकर, धनात्मक परमाणु क्या होता है? निकलकर क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान में क्या होता है? फंस जाता है। क्रिस्टल का अंतराकाशीय स्थान क्या होता है वो भी समझाएंगे, धैर्य बनाए रखें। फंस जाता है तो इस प्रकार क्रिस्टल में उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं? फ्रेंकेल दोष कहते हैं। और फ्रेंकेल दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है? अपरिवर्तनशील रहता है। अपरिवर्तनशील का मतलब क्रिस्टल का घनत्व में कोई बदलाव नहीं होता है, क्योंकि इसके जालक बिंदु से जो कण निकलते हैं गायब नहीं होते हैं, इसके अंतराकाशीय स्थान में ही रहता है, इसलिए इसके डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए क्या होता है? ये अपरिवर्तनशील रहता है। ठीक है,
इसका एग्जाम्पल हो गया जिंक सल्फाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड इत्यादि। आप देखिए ये क्या आपका संरचना है, यहाँ पर लिखा हुआ ए प्लस और यहाँ पर लिखा हुआ बी माइनस, ए प्लस, ठीक, यहाँ पे बी माइनस, ठीक है ना। अब उसी प्रकार लिखा हुआ है यहाँ पे बी माइनस, ए प्लस, फिर बी माइनस, यहाँ पे ए प्लस, इस प्रकार से यहाँ क्या होगा, ए प्लस होगा ना, बी माइनस है तो प्लस, यहाँ पे बी माइनस, यहाँ पे ए प्लस, फिर बी माइनस। आप देखिए क्रिस्टल के जालक बिंदु से ये सब देख रहे हैं, ये सब क्या है आपका जालक बिंदु, ये सब क्या है जालक बिंदु है, ये जालक बिंदु है। क्रिस्टल के जालक बिंदु से कौन सा कण निकलता है, यहाँ से देखिए कौन सा कण निकला है, यहाँ से आपका धनात्मक परमाणु निकला है। कौन सा परमाणु निकला है, धनात्मक परमाणु निकला है, ठीक है ना। आप देखिए धनात्मक परमाणु निकलकर ये जो गैपिंग देख रहे हैं ना, ये गैपिंग, ये गैपिंग, ये गैपिंग, ये क्रिस्टल का अंतराकाशीय स्थान, इसी को क्या बोलते हैं, अंतराकाशीय स्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतराकाशीय स्थान या क्रिस्टल का जालक संरचना बोलते हैं, ठीक है। और इसी जालक संरचना में, इसी अंतराकाशीय स्थान में धनात्मक परमाणु निकलकर यहाँ पर आकर क्या होता है, ये फंस जाता है ना, इसमें फंस गया। इस प्रकार जो दोष उत्पन्न होता है, इसी दोष को क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट्स, नहीं फ्रैंकल दोष बोलते हैं। अब बताइए यहाँ से निकला, इसी जालक संरचना में फंसा हुआ, इस दोष के कारण इसके डेंसिटी में, इसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका होगा वो है आपका बीन में नन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। पहला था आपका स्टोइकियोमेट्रिक, दूसरा क्या है, नन स्टोइकियोमेट्रिक, दूसरा क्या है, नन स्टोइकियोमेट्रिक दोष, ठीक है। अब इसको समझते हैं, नन स्टोइकियोमेट्रिक दोष क्या होते हैं, ठीक है ना। कहता वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसमें, वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसमें दोष के पूर्व, दोष के पूर्व नहीं, दोष से पहले एवं दोष के पश्चात धनात्मक एवं ऋणात्मक, धनात्मक एवं ऋणात्मक परमाणुओं का अनुपात क्या होता है, बराबर नहीं होता है। उसमें बराबर होता था, इसमें बराबर नहीं होता है ना, इसमें बराबर नहीं होगा। जिसमें बराबर नहीं होगा उसे क्या कहेंगे, नन स्टोइकियोमेट्रिक दोष बोलेंगे, और जिसमें बराबर होगा उसे क्या बोलेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक दोष बोलेंगे। जिसमें दोष के पूर्व और दोष के पश्चात धनात्मक और ऋणात्मक परमाणुओं का अनुपात बराबर हो जाए वो आपका हो जाएगा स्टोइकियोमेट्रिक दोष, और जिसमें बराबर नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे, नन स्टोइकियोमेट्रिक दोष, ठीक है। तो ये भी होते हैं दो प्रकार के, या कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। सबसे पहला है आपका धातु अधिकता दोष। पहला क्या है आपका, धातु अधिकता दोष, यानी मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, इसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ये क्या होता है, मेटल एक्सेस यानी धातु अधिकता दोष क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। कहता है यदि क्रिस्टल के किसी जालक बिंदु से, क्या बोला, यदि क्रिस्टल के किसी जालक बिंदु से ऋणात्मक परमाणु विलुप्त हो जाए, कहता है जालक बिंदु से कौन सा परमाणु विलुप्त हो जाए, ऋणात्मक परमाणु विलुप्त हो जाए, यानी ऋणात्मक जो कण होता है वो क्या हो जाए, गायब हो जाए, तो क्रिस्टल के जालक संरचना में एक अतिरिक्त धनात्मक परमाणु क्या होता है, प्रवेश कर जाता है। क्रिस्टल के जालक संरचना में कौन अतिरिक्त, अतिरिक्त का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा धनात्मक परमाणु क्या होता है, प्रवेश कर जाए, तो क्रिस्टल में उत्पन्न दोष, क्रिस्टल में उत्पन्न दोष क्या कहलाएगा, धातु अधिकता दोष कहलाता है। क्रिस्टल में उत्पन्न दोष क्या कहलाता है, धातु अधिकता दोष कहलाता है। एग्जाम्पल में हो गया KCl, पोटेशियम क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, लिथियम क्लोराइड, ATC इत्यादि। अब देखिए उसी प्रकार से है, ये क्या है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसमें देख रहे हैं A प्लस बी माइनस, A प्लस बी माइनस ना, इस प्रकार से। इसमें क्या बोला, A प्लस यानी धनात्मक परमाणु क्या हो जाए, एक अतिरिक्त हो जाए, एक्स्ट्रा हो जाए। इसमें क्या दिखाया आपको, धनात्मक परमाणु बढ़ गया, और दूसरा क्या बोला, दूसरा ऋणात्मक परमाणु विलुप्त हो जाए। देखिए A प्लस है यहाँ पर, यहाँ से देखिए B माइनस गायब हो गया ना, यहाँ से ऋणात्मक परमाणु गायब हो गया। जब ऋणात्मक परमाणु गायब हुआ इसके स्थान पर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। यहाँ से क्या गायब है, ऋणात्मक परमाणु गायब है, यानी B माइनस गायब है। समझ रहे बात को, यहाँ से या तो ये पे ऋणात्मक परमाणु गायब हो जाए, या क्रिस्टल के जालक संरचना में एक अतिरिक्त धनात्मक परमाणु प्रवेश कर जाए। इस प्रकार जो उत्पन्न दोष होता है उसी दोष को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, धातु अधिकता दोष कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक धनात्मक परमाणु का अतिरिक्त था, और यहाँ पर देख रहे हैं इस फिगर में, ये दोनों दो फिगर हैं। और दूसरा बात क्या बोला, क्रिस्टल के जालक संरचना में क्या होना चाहिए, एक ऋणात्मक परमाणु विलुप्त हो जाए। या तो आप ऋणात्मक परमाणु को विलुप्त कर दीजिए, यहाँ से कौन सा परमाणु विलुप्त हुआ, ऋणात्मक परमाणु विलुप्त हुआ, या तो क्या करना है,
या क्रिस्टल के जालक संरचना में एक अतिरिक्त धनात्मक परमाणु को बढ़ा देना है, एक अतिरिक्त कर देना, अतिरिक्त धनात्मक परमाणु क्या होना चाहिए, प्रवेश कर जाए। तो इस प्रकार जो दोष उत्पन्न होगा उसी दोष को क्या बोलेंगे, धातु अधिकता दोष बोलेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स, यहाँ भी लिखा हुआ मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दोनों फिगर हो गया मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स का, धातु अधिकता दोष का। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा हम देखेंगे धातु अल्पता दोष, यानी मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, यानी धातु अल्पता। अल्पता मीन्स क्या होता है, कमी ना, इसके बारे में जानेंगे। देखिए यदि क्रिस्टल के किसी जालक बिंदु से धनात्मक परमाणु विलुप्त हो जाए, देखिए धातु अधिकता में क्या बोला, ऋणात्मक परमाणु विलुप्त हो जाए, इसमें क्या बोल रहा है, धनात्मक परमाणु विलुप्त हो जाए। क्या क्या होना चाहिए, धनात्मक परमाणु विलुप्त हो जाए, या क्रिस्टल के जालक संरचना में अतिरिक्त क्या प्रवेश करवाना, अतिरिक्त ऋणात्मक परमाणु प्रवेश कर जाए, यानी क्रिस्टल के जालक संरचना में एक अतिरिक्त ऋणात्मक परमाणु प्रवेश कर जाए या तो धनात्मक परमाणु गायब हो जाए। तो इस प्रकार क्रिस्टल में उत्पन्न दोष क्या कहलाता है, धातु अल्पता दोष कहलाता है। क्या कहलाता है, धातु अल्पता दोष। जहाँ पर हो गया फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फाइड, निकिल ऑक्साइड, ETC। आप देखिए इसमें फिगर बनाते हैं, ये क्या है आपका सब जालक बिंदु, देखिए इस सभी गोले को इस बॉन्ड की सहायता से, मेटालिक बॉन्ड की सहायता से क्या करते हैं, ये जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस। यहाँ पे क्या हुआ, A प्लस नहीं, A प्लस है, B माइनस हुआ, A प्लस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा B माइनस, फिर B माइनस है तो A प्लस, यहाँ पे क्या होगा B माइनस फिर A प्लस। ठीक है, यहाँ B माइनस है फिर क्या आ जाएगा A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, फिर A प्लस है तो क्या आ जाएगा B माइनस A प्लस, फिर B माइनस, फिर यहाँ पे आ जाएगा A प्लस। देखिए सबसे पहले क्या बोला, या तो धनात्मक परमाणु को आप क्या करिए, यहाँ से विलुप्त करिए। कहीं से क्या करना है, धनात्मक परमाणु को विलुप्त कर देना। मान चलिए यहाँ से धनात्मक परमाणु क्या कर दिए, विलुप्त कर दिए। यहाँ से देखिए धनात्मक परमाणु क्या हो गए, यहाँ से देखिए धनात्मक परमाणु विलुप्त कर दिए। या तो धनात्मक परमाणु को क्या करना, विलुप्त करना है। उसके बाद कहा क्रिस्टल के जालक संरचना में अतिरिक्त, यानी जालक संरचना में जो धनात्मक परमाणु विलुप्त होता है, या क्या करना, क्रिस्टल के जालक संरचना में ऋणात्मक परमाणु को प्रवेश करना, अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा। यहाँ से ये गायब हुआ, इसमें क्या प्रवेश कर जाएगा, एक अतिरिक्त ऋणात्मक परमाणु B माइनस को प्रवेश करवा लेना। कहीं भी कर सकता है B माइनस, ऋणात्मक परमाणु प्रवेश कर जाए। इस प्रकार जो दोष उत्पन्न होगा, इसी दोष को कहते हैं धातु अल्पता दोष कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रकार दोष को, धातु अल्पता दोष कहा जाता है। चलिए बात समझ में आ गया। या तो धनात्मक परमाणु जो होता है जालक बिंदु से क्या गायब करना है, जालक बिंदु होता है, जालक बिंदु से धनात्मक परमाणु को क्या करिए, विलुप्त कर दीजिए। और क्रिस्टल के जालक संरचना, ये सब क्या है, जालक संरचना जो गैप में देख रहे हैं, ये सब क्या है, क्रिस्टल का जालक संरचना। इस जालक संरचना में क्या करना है, एक अतिरिक्त ऋणात्मक परमाणु को प्रवेश करवा देना है। तब जाकर इस प्रकार के क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होगा, उस दोष को क्या बोलते हैं, धातु अल्पता दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धातु अल्पता दोष। चलिए आयु करके क्लियर हो गया जल्दी से। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले बताए थे क्रिस्टलीय दोष जो होते हैं दो प्रकार के, बिंदु दोष, दूसरा बताए थे रेखीय दोष। क्या बताए थे, रेखीय दोष। वही अभी दूसरा पॉइंट होगा, पहला और दूसरा। दूसरा क्या है, रेखीय दोष, जिसको क्या बोलते हैं, लीनियर डिफेक्ट्स। क्या बोलते हैं, लीनियर डिफेक्ट्स। रेखीय दोष क्या होते हैं, कहता है यदि किसी क्रिस्टल के जालक बिंदु में, यदि किसी क्रिस्टल के जालक बिंदु में रेखीय रूप में, यानी रैखिक रूप में क्या होता है, अनियमितता उत्पन्न होता है। रैखिक रूप में क्या उत्पन्न होता है, अनियमितता उत्पन्न होता है, तो उसे क्या कहते हैं, रेखीय दोष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रेखीय दोष कहते हैं, लीनियर डिफेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, इसका कोई प्रकार नहीं होता रेखीय दोष का। ठीक है, रेखीय दोष सिंगल ही होता है।
चलिए उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिस्टल का विद्युतीय गुण। क्या पढ़ने वाले हैं? क्रिस्टल का विद्युतीय गुण, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल का विद्युतीय गुण। कहता क्रिस्टलीय ठोस को उसके विद्युत चालकता के आधार पर 3 वर्गों में, कितने वर्गों में? 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला सुचालक, सुचालक को कहते हैं कंडक्टर्स, दूसरा है कुचालक, इसको कहते हैं इंसुलेटर्स, उसके बाद तीसरा आपका अर्धचालक जिसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स। ये 3 प्रकार के होते हैं। चलिए इसके बारे में बारी बारी से हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे सुचालक क्या होता है, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इसके बारे में देखिए। कंडक्टर सुचालक जिससे आवेश का स्थानांतरण क्या होता है, आसानी पूर्वक होता है, वो क्या होता है? सुचालक होता है, लिखा हुआ नहीं। वैसा क्रिस्टल जिससे आवेशों का स्थानांतरण संभव होता है ना, जिससे आवेश का धारा का प्रवाह आसानी पूर्वक होता है, उसे क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं। और इसका विद्युत चालकता जो होता है 10⁻7 प्रति ओम के क्रम में होता है। इसका विद्युत चालकता जो होता है 10⁻7 प्रति ओम के क्रम में होता है। जिसे आवेश का स्थान किस में होगा? लोहा में, चांदी में, कॉपर में, एल्यूमिनियम में ना। ये सब इसका क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गए, ठीक है ना। दूसरा हम बात करेंगे कुचालक। कुचालक को क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स। नहीं, कुचालक जिससे धारा का प्रवाह आसानी पूर्वक नहीं होता है ना, जिससे आवेश का स्थानांतरण आसानी पूर्वक ना हो, उसे क्या बोलेंगे? कुचालक बोलेंगे। पता वैसा क्रिस्टल जिससे आवेशों का स्थानांतरण संभव नहीं होता है, यानी धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसे क्या बोलेंगे? कुचालक कहते हैं। और इसका विद्युत चालकता जो होता है 10⁻10 प्रति ओम, 10 प्रति ओम से 10⁻20 प्रति ओम के क्रम में होता है। 10⁻10 प्रति ओम से लेकर 10⁻20 प्रति ओम के क्रम में होता है, ठीक है। जैसे कांच, कांच से क्या धारा प्रवाहित होगा? नहीं होगा। प्लास्टिक से होगा? नहीं होगा। रबर, ये सब क्या हो गए? कुचालक हो गए, इंसुलेटर्स के उदाहरण हो गए, ठीक है ना। चलते हैं आगे की ओर। आगे पढ़ेंगे अर्धचालक। क्या पढ़ने वाले हैं? अर्धचालक, ठीक है। अर्धचालक को कहते हैं सेमी कंडक्टर्स। क्या बोलते हैं? अर्धचालक को सेमी कंडक्टर्स बोलते हैं ना, सेमी कंडक्टर्स। अर्धचालक क्या होता है ना, चलिए इसके बारे में जानते हैं। जिससे आवेशों का प्रवाह तो होता है लेकिन पूर्ण रूप में नहीं, अंशतः होता है ना। जिससे आवेश का प्रवाह क्या हो? अंशतः हो, वो क्या होता है? अर्धचालक होता है। कहता वैसा क्रिस्टल जिससे आवेशों का स्थानांतरण, यानी आवेश का जो स्थानांतरण होता है पूर्ण रूप में नहीं होता है, क्या होता है? ये अंशतः होता है, अंशतः होता है, उसे क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धचालक। और इसका विद्युत चालकता जो होता है सुचालक एवं कुचालक के मध्यवर्ती होता है, इसके बीच में होता है, सुचालक और कुचालक के बीच में होता है। अर्धचालक जो होते हैं मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? अर्धचालक भी 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है आपका अंतर्निहित अर्धचालक, जिसको बोलते हैं एंट्रेंसिस सेमीकंडक्टर्स, अंतर्निहित अर्धचालक। दूसरा है बाह्य अर्धचालक, एक्सट्रेंसिस सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। अंतर्निहित और बाह्य अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स ना, बाह्य अर्धचालक को बोलते हैं एक्सट्रेंसिस सेमीकंडक्टर्स और अंतर्निहित को बोलते हैं इंट्रेंसिस सेमीकंडक्टर्स। चलिए सबसे पहला जानते हैं अंतर्निहित अर्धचालक के बारे में, ठीक है ना। अंतर्निहित यानी इंट्रेंसिस सेमीकंडक्टर्स के बारे में। कहता है जब किसी अर्धचालक क्रिस्टल का इलेक्ट्रॉन Vb से Cb की ओर, Vb Cb क्या होता है? लिखा हुआ Vb का मतलब बैलेंस बॉन्ड, निसंयोजी पट्टी होता है, और Cb का मतलब कंडक्शन बॉन्ड ना, कंडक्शन बॉन्ड जिसको हिंदी में बोलते हैं चालन पट्टी, ठीक है ना। कंडक्शन बॉन्ड चालन पट्टी Vb से Cb की ओर स्थानांतरित होता है, तो Vb में निसंयोजी पट्टी में एक छिद्र का निर्माण होता है, एक हॉल का निर्माण होता है, जिससे क्रिस्टल की चालकता में क्या होती है? वृद्धि होती है, इंक्रीज हो जाती है। इस प्रकार के अर्धचालक को क्या कहते हैं? अंतर्निहित अर्धचालक कहते हैं। इस प्रकार के अर्धचालक को क्या बोलेंगे? अंतर्निहित अर्धचालक बोलेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा हम देखेंगे बाह्य अर्धचालक। क्या देखने वाले हैं? बाह्य अर्धचालक। इसमें समझेंगे बाह्य अर्धचालक क्या होता है, इसके बारे में, ठीक है। बाह्य अर्धचालक, बाह्य को क्या बोलते हैं? एक्सट्रेंसिस सेमीकंडक्टर्स। कहता है जब किसी अर्धचालक में कोई अपद्रव्य, नहीं अपद्रव्य मतलब होता है कोई औषधीय पदार्थ को मिलाया जाता है, नहीं अपद्रव्य पदार्थ को मिलाया जाता है, तो क्रिस्टल की चालकता में, नहीं अपद्रव्य मतलब क्या होता है? औषधीय पदार्थ को मिलाते हैं तो क्रिस्टल की चालकता में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है, वृद्धि होती है। इस प्रकार के अर्धचालक को क्या कहते हैं? बाह्य अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य अर्धचालक कहते हैं। बाह्य अर्धचालक जो होते हैं
ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, दूसरा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो सबसे पहले समझेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, एन टाइप अर्धचालक क्या होता है इसके बारे में। एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं समझिए इसको। पता वैसा अर्धचालक जिसमें अशुद्धि के रूप में, वैसा अर्धचालक जिसमें अशुद्धि के रूप में अर्धचालक के संयोजी इलेक्ट्रॉन से अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन वाला क्या हो, तत्व मिला हो। ध्यान दीजिए बात पर, क्या बोला, वैसा अर्धचालक जिसमें अशुद्धि के रूप में अर्धचालक के संयोजी इलेक्ट्रॉन से अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन वाला, यानी अर्धचालक का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा उससे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन वाला तत्व मिला देंगे तो उसे क्या बोलेंगे, एन टाइप अर्धचालक बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, एन टाइप अर्धचालक। देखिए सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक। सिलिकॉन अर्धचालक है, इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है कितना है, 4 है ना। अर्धचालक का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा इससे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन वाला है, ये क्या लिखे, यस आर्सेनिक होता है। आर्सेनिक का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है। देखिए सिलिकॉन के संयोजी इलेक्ट्रॉन से अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले तत्व मिला दिए ना। इस प्रकार का जो अर्धचालक होगा उसी को क्या बोलते हैं, एन टाइप। यानी अर्धचालक के संयोजी इलेक्ट्रॉन से अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट मिला देंगे उसे क्या बोलेंगे, एन टाइप अर्धचालक। देखिए सिलिकॉन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, इसमें मिला दिए। फास्फोरस का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 होता है। 4 इसका है, इससे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन तत्व मिलाएंगे तब जाकर किसका निर्माण होगा, एन टाइप अर्धचालक का निर्माण होगा। पी टाइप कैसे बनेगा, अर्धचालक के संयोजी इलेक्ट्रॉन से कम संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले तत्व मिला देंगे तब जाकर क्या बनेगा, पी टाइप अर्धचालक का निर्माण होगा। देखिए पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कहता है वैसा अर्धचालक जिसमें अशुद्धि के रूप में अर्धचालक के संयोजी इलेक्ट्रॉन से अर्धचालक के संयोजी इलेक्ट्रॉन से अधिक, अर्धचालक के संयोजी इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं, ये नहीं होगा, अर्धचालक के संयोजी इलेक्ट्रॉन से कम संयोजी इलेक्ट्रॉन वाला, अर्धचालक के संयोजी इलेक्ट्रॉन से कम संयोजी इलेक्ट्रॉन वाला तत्व मिला होता है ना। अर्धचालक का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा उससे कम संयोजी इलेक्ट्रॉन वाला तत्व मिला होगा उसे क्या बोलेंगे, उसे पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। देखिए सिलिकॉन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। सिलिकॉन में क्या मिला दिया, बोरॉन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 3 होता है। फिर सिलिकॉन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, 4। सिलिकॉन मिला दिया बोरॉन। एल्युमिनियम क्या मिला दिया, एल्युमिनियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 3। अर्धचालक के संयोजी इलेक्ट्रॉन से कम संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले तत्व मिलाएंगे तब जाकर क्या बनेगा, पी टाइप अर्धचालक का निर्माण होगा, ठीक है। चलिए ये भी क्लियर है आपका। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे डोपिंग। क्या पढ़ने वाले हैं, डोपिंग। डोपिंग क्या होता है, डोपिंग होता है अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। कहता है किसी अर्धचालक में, कोई अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया, किसी अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है। यानी अर्धचालक में, किसी अर्धचालक में अशुद्धि मिलाएंगे, अशुद्धि पदार्थ को मिला देना ही डोपिंग होता है। जैसे कि सिलिकॉन में मिलाए थे, आर्सेनिक बोरॉन मिला रहे थे ना। सिलिकॉन में आर्सेनिक या बोरॉन मिलाना, सिलिकॉन में आर्सेनिक या तो बोरॉन मिला दीजिए, ये क्या कहलाएगा, डोपिंग कहलाएगा ना। क्लियर। उसके बाद देखेंगे अर्धचालक का उपयोग, यूज ऑफ सेमीकंडक्टर्स। अर्धचालक का उपयोग कहाँ कहाँ है। सबसे पहले लिखा एनपी संयोजन का उपयोग सोलर प्लेट एवं सोलर सेल के निर्माण में किया जाता है। एनपी क्या होता है, एन फॉर नेगेटिव होता है, पी फॉर पॉजिटिव होता है। नेगेटिव आपका ऋणात्मक, पॉजिटिव आपका धनात्मक। और एनपी संयोजन, ये जो सोलर प्लेट होते हैं उसके नीचे किट लगा रहता है, उस किट को क्या कहते हैं, एनपी संयोजन किट कहते हैं। कौन सा किट कहते हैं, एनपी संयोजन। एन फॉर नेगेटिव और पी फॉर पॉजिटिव। एनपी संयोजन का उपयोग कहाँ करते हैं, सोलर प्लेट एवं सोलर सेल के निर्माण में किया जाता है। चलिए दूसरा है ट्रांजिस्टर के निर्माण में, अर्धचालक का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसका तीसरा क्या, रेक्टिफायर के निर्माण में भी इसका उपयोग करते हैं, अर्धचालक का उपयोग करते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ आपका। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की और। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका क्रिस्टल का चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल कहता किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार क्या करता है, चक्कर लगाता है, जिससे परमाणु में चुंबकत्व उत्पन्न होता है। अतः परमाणु में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का क्या चुंबकीय गुण होता है। कहता है प्रत्येक पदार्थ का चुंबकीय गुण उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एवं इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक मूवमेंट पर निर्भर करता है। इस चुंबकीय शक्ति के आधार पर चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार का होता है।
इस चुंबकीय शक्ति के आधार पर चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रति चुंबकीय पदार्थ जिसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरा है अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और तीसरा आपका लव चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, चौथा है आपका प्रति लव चुंबकीय पदार्थ एंटी मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है ना। उसके बाद क्या है? फेरी चुंबकीय पदार्थ फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। इस चुंबकीय शक्ति के आधार पर इसको 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक, जो कि बता दिए 5 के बारे में। 5 के बारे में अब जानना है 5 क्या है इसके बारे में। सबसे पहला अध्ययन करेंगे प्रति चुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक ना। प्रति चुंबकीय को क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक्स। क्या होते हैं पता? वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में ना, नहीं वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बलता से ना, दुर्बलता में इसका होता है कमजोर रूप से क्या होते हैं? प्रतिकर्षित हो जाते हैं। कमजोर रूप से क्या होता है? प्रतिकर्षित हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्रति चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और ऐसे पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण जो होता है शून्य होता है, यानी 0 होता है, क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अनपेड इलेक्ट्रॉन हिंदी में कहते हैं अविमित इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होता है। एग्जाम्पल की बात करें H2O जल हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, बेंजीन हो गया, टाइटेनियम ऑक्साइड हो गया इत्यादि। इसमें क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। चलिए दूसरा देखेंगे अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक्स ना। अनुचुंबकीय क्या होता है? कहता है वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बलता से क्या होता है? आकर्षित हो जाते हैं, अट्रैक्टिव हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थों का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है शून्य नहीं होता। ऐसे पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? शून्य नहीं होता, तथा इसमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या होते हैं? अनपेड होते हैं। इसी पदार्थ में क्या होते हैं? एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अनपेड होते हैं और अयुग्मित होते हैं। जैसे O2 आपका ऑक्सीजन हो गया, ये हो गया आपका कॉपर हो गया, आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया, टाइटेनियम ऑक्साइड हो गया ना। इस प्रकार से ये सब इसके क्या हो गए? उदाहरण हो गए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आपका है लव चुंबकीय। लव चुंबकीय को क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक्स। क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक्स। देखेंगे फेरोमैग्नेटिक्स क्या होते हैं। तथा वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में अति तीव्रता से वेरी फास्ट क्या होते हैं? अट्रैक्टिव हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? लव चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? लव चुंबकीय पदार्थ ना। लव में क्या होता है? जल्दी से आपको आकर्षण कर लेगा। और यह जो है एक अनुचुंबकीय पदार्थ का एक विशेष रूप है। यह क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ का एक विशेष रूप है। कौन? लव चुंबकीय, ठीक है ना। जैसे आपका हो गया आयरन, कोबाल्ट, निकेल, क्रोमियम ऑक्साइड, ये क्या है? लव चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हो गए, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे प्रति लव होगा, प्रति चुंबकीय एंटी फेरो, यहाँ पर हो जाएगा प्रति लव चुंबकीय, प्रति लव चुंबकीय एंटी फेरोमैग्नेटिक्स, प्रति लव चुंबकीय एंटी फेरोमैग्नेटिक्स। कहता है वैसा चुंबकीय पदार्थ जिसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? शून्य नहीं होता है। सॉरी, वैसा चुंबकीय पदार्थ जिसका चुंबकीय आघूर्ण का योग क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? शून्य होता है। उसे क्या बोलते हैं? प्रति लव चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? प्रति लव चुंबकीय। MnO, V2O3, Cr2O3, Mn2O3, Fe2O3, ये सब किसके उदाहरण हो गए? प्रति लव चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हो गए। अगला जो 5वां है आपका, 5वां क्या है? फेरी चुंबकीय। क्या है? फेरी चुंबकीय, फेरी मैग्नेटिक्स। कहता वैसा चुंबकीय पदार्थ जिसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? धनात्मक होता है। जिसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? धनात्मक होता है, उसे क्या कहते हैं? फेरी चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। Fe3O4, MgFe2O4, Zn Fe2O4, ये हो गए फेरी चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण। चलिए यहाँ पर आप लोग का चैप्टर समाप्त होते हैं, ठीक है। ये सॉलिड स्टेट कुल 6 वीडियो में आपका ये कंप्लीट चैप्टर हो गया, पूर्ण रूप में पढ़ा दिया गया थ्योरी। अब इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे NCERT का, जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसको बारी बारी से आपको हम सॉल्व करवा देंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास में बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्त लोग के बीच जरूर शेयर करें और लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।